You are doing a biggest mistake at this time. Do not practice PYQ. आप एग्जाम की किसी भी स्टेज में हो तैयारी के, PYQ हमेशा से गेम चेंजर की भूमिका में रहे हैं और ये मैंने अनलिमिटेड बार आपको पिछली कुछ वीडियोस में बताया है। विजय पथ सीरीज चलाई प्रीलिम्स के लिए, PYQ सॉल्व कराया मैंने आपको। मेंस के लिए मैंने विजय पथ 2.0 एडिशन लॉन्च किया, मेंस की PYQ एनालिसिस कर रहे हैं। थीम्स, टॉपिक्स, माइक्रो टॉपिक्स और उनके सेक्शंस को मैं आपको समझाते हुए सारी एनालिसिस दे रहा हूं जो फ्रीली आपको इतनी जल्दी मिलती नहीं है, राइट। उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए एक PYQ बैच यूपीएससी हिंदी के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। मैं ये जरूर इंश्योर करूंगा इस बैच से, अगर आपने इस बैच से PYQ सॉल्व कर लिए तो आपका लेवल वो होगा कि कोई भी सवाल एग्जाम में आए आप उसका आंसर लिखने की स्थिति में आ जाओगे बहुत अच्छे से। आपके मन में कंटेंट होगा, कॉन्सेप्ट होगा, थीम्स होंगी, थॉट प्रोसेस होगा और आपके पास एक आंसर राइटिंग अप्रोच भी होगी। सो क्या क्या इसमें आपको मिलने वाला है बैच में, वो एक एक करके मैं डिस्कस करता हूं आपसे। अगर आप सबसे पहले ध्यान से देखो, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी चीज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपके सबसे पहले जीएस के प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करवाए जाएंगे। कवरेज कौन कौन सी होगी तो ये सभी को पता है कि GS 1 to 6, GS 1 से लेके GS 6 तक कंप्लीट कवरेज आपको मिलने वाली है PYQ बैच में। एंड वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ यही नहीं, अगर आप देखो तो एक एनालिसिस का मेथड है कि आपको सबसे पहले उस क्वेश्चंस का टॉपिक बताया जाएगा, उस टॉपिक का सब टॉपिक क्या है वो पता लगेगा, फिर वो सब टॉपिक किस थीम के अंडर में है ये पता लगेगा, फिर उस थीम के क्वेश्चंस को किस आंसर राइटिंग अप्रोच के तहत कवर करना है। एक बार आपने थीम समझ ली तो उस थीम से आने वाला हर एक क्वेश्चन एक ही अप्रोच से फॉलो होगा और उसका आंसर आप लिख के आओगे, राइट। और मैं आपको दिखाता हूं एक चीज कि मैंने जो बार बार बोला है ना कि टेम्पलेट बेस्ड लर्निंग आपको कराई जाएगी, क्यों टेम्पलेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे उसको मैं भी आपको समझाता हूं। ये मैकेनिज्म है क्या टेम्पलेट का मैकेनिज्म, अभी मैं उसका एग्जांपल भी देता हूं आपको कि सभी क्वेश्चंस के लिए एक टेम्पलेट डिसाइड होगा। टेम्पलेट क्या होता है वो अभी मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट लुक एट दैट। फॉर एग्जाम्पल, ये डिजास्टर मैनेजमेंट के PYQ मैंने डिस्कस किए थे आपके साथ, या मैं करूंगा भी आगे। एक चीज मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, आप ये क्या देख रहे हो, यहां पे अगर आप देखो मैंने जीएस, ये जितने भी PYQ थे, PYQ का टॉपिक लिखा है, यहाँ पे PYQ का टॉपिक लिखा है, टॉपिक के माइक्रो टॉपिक्स लिखे, वो माइक्रो टॉपिक्स कहां से निकले हैं, इस क्वेश्चन से निकल के आए, राइट। यानी जब हमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखने के बाद हमें माइक्रो टॉपिक पता लगा, माइक्रो टॉपिक पता लगने के बाद हमें ये पता लगा कि टॉपिक कौन सा है, राइट। टॉपिक माइक्रो टॉपिक हमें साथ में कुल मिला के पता लगे। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने ये सारे क्वेश्चंस एनालाइज करने के बाद हमें ये पता लगा कि कुल मिला के 6 सेक्शंस हैं PYQ में डिजास्टर मैनेजमेंट के। एक सेक्शन क्या था, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। दूसरा सेक्शन क्या निकला, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर, कितने तरीके के डिजास्टर्स होते हैं। सेक्शन 3 कौन सा निकला, डिजास्टर मैनेजमेंट का साइकिल क्या है, उसके फंक्शंस क्या है। फोर्थ सेक्शन क्या निकल के आया कि गवर्नमेंट का रोल क्या है एंड लोकल कम्युनिटी का रोल क्या है डिजास्टर को मैनेज करने के लिए। सेक्शन 5 क्या निकल के आया, टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट में। एंड सिक्स्थ क्या निकल के आया, कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग और डिजास्टर रिजिलियंस के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, राइट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, अगर डिजास्टर मैनेजमेंट के ये 6 सेक्शंस आपको पता लग जाए तो फिर उसके बाद हमने अप्रोच क्या फॉलो करी आपको बताने के लिए ध्यान से देखो। सेक्शन 1, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, यानी आपदा प्रबंधन का संस्थागत ढांचा क्या होना चाहिए। यानी डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी किसी भी डिजास्टर को मैनेज करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट होना चाहिए, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि हम किसी भी डिजास्टर को इस तरीके से मैनेज करते हैं। तो वो एक टेम्पलेट मैंने आपको दिया कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हो या डिजास्टर मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क अगर पूछा जाए तो आपके पास ये पॉइंट्स होने चाहिए मन में। क्या पॉइंट्स हैं कि आप नेशनल, राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में बताओ एक पॉइंट, राज्य संस्थाओं के बारे में एक पॉइंट बताओ, जिला संस्थाओं के बारे में आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए, फाइनेंशियल सिस्टम क्या है उसके लिए आपके पॉइंट्स होने चाहिए, पॉलिसी से रिलेटेड क्या पॉइंट्स हैं आपके पास वो रेडी होने चाहिए, सहायक संस्थाओं से रिलेटेड आपके पास पॉइंट्स रेडी होने चाहिए, समन्वय हो, वर्तमान
करंट सिनेरियो क्या है वो पता होना चाहिए, और लीगल अप्रोच क्या होनी चाहिए, लीगल बेस क्या है किसी भी डिजास्टर को मैनेज करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए, उसके लिए आपके पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। और ये एक आपके पास कुछ वैल्यू एडिशन के लिए कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। यानी हर एक कीवर्ड में आपके पास अगर 2-3 पॉइंट्स भी हैं तो आपका नोट इतनी डिटेल तरीके से रेडी हो चुका है कि आप किसी भी तरीके का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क कोई भी हो डिजास्टर मैनेजमेंट का, आप उसका आंसर कर पाओगे। अगर कल को वो सिर्फ स्टेट बेस पे पूछ ले कि स्टेट किस तरीके से डिजास्टर को मैनेज करता है, तो आप ये पॉइंट लिख के आओ। नेशनल पे पूछे तो आप ये पॉइंट लिख के आओ। फाइनेंशियल सिस्टम पूछे तो आप ये पॉइंट लिख के आओगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पूछेगा तो आप ये पॉइंट लिखोगे। किसी भी तरीके का अगर पॉइंट आएगा तो आपके पास ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स रेडी रहेंगे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके। तो ये एक टेम्पलेट है सेक्शन का, राइट। यानी अगर यहां पे 6 सेक्शन है तो 6 सेक्शन का पहला टेम्पलेट मैंने आपको दिखाया। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चंस भी दिखाता हूं। जैसे ये सारे, अब हर एक टेम्पलेट को मैंने एलेबोरेट किया, हर एक टेम्पलेट के हर एक पॉइंट को, कि लीगल फ्रेमवर्क है तो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर क्या क्या आता है। अगर नेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूशन की बात की गई है तो उस इंस्टीट्यूशन में क्या क्या आता है, राइट। ऐसे ही स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, सहायक संस्थाओं पे, सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशन को लेकर, सहयोग को लेकर, उसके बाद इमर्जिंग ट्रेंड कौन कौन से हैं, लिंकेजेस क्या क्या है। हर एक टेम्पलेट के हर एक पॉइंट पे कौन कौन से पॉइंट्स आपके नोट्स में होने चाहिए, किन किन पॉइंट्स पे आपके नोट्स रेडी होने चाहिए, वो मैंने आपको बताया। यानी एक ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का टेम्पलेट आपके पास है। यानी अब अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट कहीं पढ़ने भी बैठो तो आप ये टेम्पलेट लेके बैठो। डिजास्टर मैनेजमेंट का एक सेक्शन अगर पढ़ने बैठो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, तो आप ये टेम्पलेट लेके बैठो कि ये टॉपिक्स तो हमारे कवर होने ही चाहिए किसी भी कीमत पे, हम चाहे जहां से पढ़ाई करें, राइट। अब देखो ये सेक्शन मैंने कहां से निकाला, ये सेक्शन पीवाईक्यू से निकाला। क्यों? सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, और इसी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पे क्वेश्चन आया था कि डिस्कस द डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया एट द सेंटर, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। यानी भारत में केंद्र, राज्य और जनपद स्तरों पर आपदा प्रबंधन की विवेचना करनी है। यानी डिजास्टर मैनेजमेंट को केंद्र के स्तर पे, राज्य के स्तर पे और जिला स्तर पर किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है वो हमें बताना है। तो अगर आप सोचो, अगर आपने ये टेम्पलेट पढ़ा है, अगर आपके पास इन टेम्पलेट्स को लेकर पॉइंट्स हैं, तो आपके पास नेशनल लेवल पे कुछ पॉइंट्स हैं, स्टेट लेवल पे कुछ पॉइंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ पॉइंट्स हैं, आप बहुत अच्छे से आंसर लिख के आओगे, राइट। यही चीज मुझे आपको दिखानी थी। तो अब जब मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा तो उसका आंसर भी उसी बेस पे बताऊंगा कि अगर मैं लीगल फ्रेमवर्क की बात करूं तो मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक्ट की बात करी जो कि नेशनल लेवल पे भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है और स्टेट लेवल पे है। यानी उसी फ्रेमवर्क को डिसाइड किया। फिर मैंने नेशनल लेवल पे कुछ पॉइंट्स बताए, फिर स्टेट लेवल पे कुछ पॉइंट्स आपको बताए, और देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आपको कुछ पॉइंट्स बताए। ये सिर्फ मैंने आपको नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टेम्पलेट के बेस पे ही पॉइंट्स दे दिए, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा। यानी आप जब इस टेम्पलेट को याद करोगे, रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपके मन में सारे पॉइंट्स होंगे। इन फ्यूचर कभी भी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पे, डिजास्टर मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आएगा, यही आंसर उठा के आप लिख के आओ। सिर्फ क्वेश्चंस की डिमांड देखो, उस अकॉर्डिंग आंसर लिखो जो कि आप आंसर राइटिंग में सीखोगे, राइट। अब देखो यही नहीं, हमने उसका फाइनेंशियल मैकेनिज्म भी बता दिया, एक पॉइंट उसका कोऑर्डिनेशन को लेकर भी बताया, कम्युनिटी बिल्डिंग को लेकर भी बताया, और क्या क्या चैलेंजेस हैं उनके बारे में भी मैंने बात करी। अब देखो इस कॉन्टेक्स्ट में आप सिर्फ देखो, साथ में एग्जांपल्स भी आप दे रहे हो और फंक्शंस भी आप बता रहे हो। हालांकि इस तरीके से आंसर नहीं लिखा जाएगा एग्जाम में कि आप पूरी टेबल ही बना दो। ये मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया कि आप टेम्पलेट का यूज कैसे कर सकते हो। आपके पास हर एक टेम्पलेट के हर एक पॉइंट पे 3-3, 4-4 पॉइंट होंगे विद एग्जांपल। ये खासियत है पीवाईक्यू बैच की। ये सिर्फ सेक्शन 1 था। अब मैं आपको दिखाता हूं, सेक्शन 1 पे एक ही सवाल आया था। सेक्शन 2, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर, कितने तरीके के डिजास्टर्स हैं। तो आप देखो उसका एक टेम्पलेट मैंने ऑलरेडी रेडी कर दिया कि अगर हम डिजास्टर्स के टाइप्स की बात करें ना, तो कोर कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि हमें डिफिनीशन पता हो, एलिमेंट पता हो डिजास्टर के, राइट। फिर यहीं पे नहीं रुकते अपन लोग, हमने क्या कहा, क्लासिफिकेशन करना है ना, चलो आओ। नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, मैन मेड डिजास्टर्स होते हैं, बायोलॉजिकल डिजास्टर्स भी होते हैं,
कंपाउंड हजार्ड्स भी होते हैं, इंस्टीट्यूशनल क्लासिफिकेशन हमें पता होना चाहिए। फिर कॉन्टेक्स्ट क्या होना चाहिए कि हमें डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल से लिंक होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट से हमारा लिंक होना चाहिए। फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक एग्जांपल्स हमारे पास रेडी हों, एग्जाम लिंकेजेस थीम्स हमारे पास रेडी होनी चाहिए, राइट। एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखो तो ये सिर्फ सेक्शन 2 का टेम्पलेट है कि क्लासिफिकेशन क्या होना चाहिए, कि अगर डिजास्टर का किसी भी आपदा का क्लासिफिकेशन आपसे पूछेगा तो आपके पास ये पॉइंट्स तो नोट्स में और आंसर्स में होने ही चाहिए। इन पॉइंट्स पे आपको, इन कीवर्ड्स पे या कह लो इन हेडिंग्स पे आपके पास पॉइंट्स रेडी होने चाहिए। वो उसके लिए मैंने क्या किया, यहीं पे मैं नहीं रुका। अब देखो ये टेम्पलेट है ना, हर एक टेम्पलेट के क्या क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं वो भी मैंने आपको दिए, डोंट वरी। हर एक टेम्पलेट के क्या क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया। अब उस टेम्पलेट पे अगर कोई क्वेश्चन आया था तो वो देख लो, क्योंकि पीवाईक्यू के बेस पे ही ये टेम्पलेट मैं तैयार करके दे रहा हूं। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिजास्टर, इलूसिडेट इट्स मैनेजमेंट इन इंडिया, आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं और भारत में उनके प्रबंधन पर व्याख्या करनी है। तो क्लासिफिकेशन बताया सबसे पहले, देखो नेचुरल, मैन मेड, बायोलॉजिकल, इमर्जिंग, सेम वही टेम्पलेट फॉलो कर दिया क्योंकि पॉइंट्स तो हमारे ऑलरेडी रेडी थे। और साथ में हमने उनके की फीचर्स भी बताने शुरू किए, साथ में यही नहीं एग्जांपल्स भी दिए, क्योंकि एग्जांपल्स आपके पॉइंट को जस्टिफाई करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि यहां तक मैंने आपको 5 पॉइंट तक टेम्पलेट के पॉइंट्स दिखा दिए, जितने जरूरी हैं उतने लिखो। टेम्पलेट में अगर मैंने आपको 10 पॉइंट दिए, क्वेश्चंस की डिमांड के अकॉर्डिंग आपने देखा कि 6 ही लिखे जा सकते हैं, 6 लिख के आओ, जरूरी नहीं सारे लिखने। अब देखो पहले ये सेकंड टेम्पलेट था ना, अब पहले टेम्पलेट का भी यूज हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पे उसने पूछ लिया प्रबंधन की व्यवस्था तो बताओ, सेम पहला टेम्पलेट यूज किया, नेशनल लेवल पे बता दिया, स्टेट लेवल पे बता दिया एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बता दिया। कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा अगर मैंने आपको दिए तो टेक्निकल सपोर्ट भी बताया, फाइनेंशियल मैकेनिज्म भी बताया, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट भी बताया मैंने आपको, ठीक है। ये मैंने मैनेजमेंट का बताया। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट सिर्फ आपके लिए मैंने आपको ऐड करके दिए हैं कि क्या रीजन हो सकते हैं, क्या स्टेजेस हो सकती हैं, क्या चरण हो सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट करने के। तो सबसे पहले मिटिगेट करो, फिर उसके बाद तैयारी करो, फिर रिस्पॉन्स दो, फिर उसके बाद रिहेबिलिटेशन करो यानी पुनर्निर्माण करो। यानी ये मैंने आपको एक प्रिपेयर करने के लिए आपका प्रॉपर होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो, ये मैंने आपको दिखाया। सेम ऐसे ही टेम्पलेट 3 है, ऐसे ही टेम्पलेट 4, टेम्पलेट 5, टेम्पलेट 6, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट में 6 पीवाईक्यू थे और 6 पीवाईक्यू पे मैंने आपको एक टेम्पलेट रेडी किया। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इंटरनल सिक्योरिटी का दिखाता हूं। एक टेम्पलेट है, जैसे एक सेक्शन है हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का, टेररिज्म एंड काउंटर टेरर स्ट्रेटजी, राइट। एक सेक्शन ये है और इस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आए हैं, 2018 में एक सवाल आया है, 2019 में एक सवाल आया है और 2021 में एक सवाल आया है, राइट। अब देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा सेक्शन 1 है तो सेक्शन 1 टेररिज्म एंड काउंटर टेरर स्ट्रेटजी, इस सेक्शन पे एक टेम्पलेट रेडी हुआ। पहले इस सेक्शन पे प्रॉपर एक डिटेल टेम्पलेट रेडी हुआ। टेम्पलेट के हर एक कीवर्ड पे आपके पास कुछ पॉइंट्स आए, ठीक है। अब हर एक पॉइंट्स को इलेबोरेट करने के लिए हमारे पास क्वेश्चंस होने चाहिए। क्वेश्चंस कितने थे? 3 सवाल थे। पहला सवाल उसको पूरा डिस्क्राइब किया हर एक टेम्पलेट के पॉइंट्स को लेकर, सेकंड सवाल उसी टेम्पलेट के बेस पे आंसर, एंड थर्ड क्वेश्चन उसी टेम्पलेट के बेस पे आंसर। इस लेवल पे मैं आपकी तैयारी कराऊंगा GS2 एंड GS3 की, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पीवाईक्यू बैच में GS2 GS3 जिस लेवल पे मैं आपका तैयार करके दूंगा, आप सोच भी नहीं सकते। हर एक पॉइंट पे इतनी डिटेल तरीके से इंफॉर्मेशन होगी हर एक पीवाईक्यू पे कि फोड़ के आओगे एग्जाम। इसलिए मैं कहता हूं पीवाईक्यू इज अ गेम चेंजर। रियली पीवाईक्यू हमेशा से गेम चेंजर रहे हैं और हैं भी, राइट। तो ये टेम्पलेट मैकेनिज्म समझ आया आपको कंप्लीटली। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक आपके रिवाइज भी होंगे, रिपीट अगर हुए हैं तो आप उनको मेमोराइज भी कर पाओगे। इस टेक्निक से मैं आपको पढ़ाऊंगा, राइट। फिर इसके साथ साथ आप थीम्स भी समझ पाओगे। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि क्वेश्चंस की एनालिसिस किन किन बेसिस पे मैं करवाऊंगा आपकी। इंट्रीगेशन होगा सबसे पहले करंट इवेंट से और पॉलिसी से। अगर कोई भी सवाल है पीवाईक्यू का, अगर उसका करंट में कुछ इनिशिएटिव आए हैं या करंट कुछ लिंकेजेस है तो वो आपको पता लगेगा, डोंट वरी, ठीक। पीवाईक्यू कैसा होता है? आप सोचते होंगे कि पीवाईक्यू है, इसका करंट में क्या ही मिलेगा, मिलता है। पीवाईक्यू कंप्लीट स्टैटिक नहीं होते हैं, उनका अभी आप जब करोगे ना बैच में तो आपको पता लगेगा कि वो डायनेमिक भी है, राइट। फिर मेथोडोलॉजी क्या होगी कि हर एक क्वेश्चन का लिंकेजेस आपको पता लगेगा। आपने टेम्पलेट में देख लिया है कितनी डिटेल में, एक्सप्लेन तो होगा ही हर एक सवाल। इसके साथ साथ
आपको आंसर राइटिंग की बहुत नॉलेज मिलने वाली है, कौन कौन से एरिया कवर होंगे, कैसे लिखना है आपको ये भी पता लगेगा, कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है, किस सेक्शन के लिए फॉलो करना है, क्योंकि टेम्पलेट ही मिल चुका होगा आपको, तो सब कुछ एक ऑर्डर में हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही टेम्पलेट पता लगेगा वेरी इजी होगा आपके लिए किसी भी सवाल का आंसर लिखना। उसके बाद एग्जामिनर की नीड क्या होती है किसी भी सवाल को देख के, वो आपको पता लगेगी, और इसको अप्लाई कैसे करना है वो आपको क्लास में ऑलरेडी पता लगेगा। डोंट वरी। अब साथ में आपको पीडीएफ तो सारी चीजें मिलेंगी, ये मैं बैच के लिए बता देता हूँ कि जब भी आप आओगे तो पीडीएफ पूरा मिलेगा, टॉपिक वाइज सीट्स मिलेंगी, क्लासिफिकेशन नोट्स भी होंगे, चार्ट भी मिलेंगे, जितने मैं आपको दिखा रहा हूँ सारा मिलेगा आपको। टेलीग्राम पे कंटिन्यू सपोर्ट भी मिलता है, आप देखते हो ग्रुप में, आप जब भी डाउट पूछते हो कोई ना कोई सर रिप्लाई जरूर करते हैं, मैं भी करता हूँ, मेरी आईडी आपके पास रहती है, आप जब भी कोई भी सवाल पूछते हो मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ, जो भी उस जरूरी होता है उतना मैं जरूर करता हूँ। अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि आप इस बैच में एक शॉर्ट समरी में बता देता हूँ ये बैच आपके लिए क्या करने वाला है। एक कोर फीचर क्या खासियत है कि जहां पे सिर्फ पीवाईक्यू नहीं कवर होंगे, पैटर्न तक डिकोड होगा, टेम्पलेट्स तक मिलेंगे, सॉल्विंग प्रैक्टिस भी होगी आपकी, कंटेंट थीम्स मिलेंगी, आपको पता है, आपको लिंकेजेस पता ही लगे, प्रायोरिटी टॉपिक पे होगा, और जीएस पेपर सारे कवर होंगे, प्रायोरिटी बेसिस पे पूरी तैयारी होगी। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पहले शुरू से मैं यही बताते हुए आ रहा हूँ, डोंट वरी। इंटीग्रेशन होगा, बैलेंस यानी करंट से भी लिंक होगा और स्टैटिक से भी लिंक करके मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। इसके साथ साथ आप देखोगे कि आपका जो थॉट प्रोसेस होगा वो एग्जाम के लेवल पे बिल्ड हो चुका होगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ये थॉट प्रोसेस मैं बिल्ड करूंगा आपका, डोंट वरी। तो ये आपने देख लिया कि किस लेवल पे मैं आपकी तैयारी करा रहा हूं मेंस की, खास तौर पे पीवाईक्यू बैच पे, पीसीएस पीवाईक्यू के लिए, और बहुत जल्दी यूपीएससी के लिए भी ऐसा ही कुछ इनिशिएटिव लॉन्च होगा, हर एक चीज आपके टिप पे होगी। मैं फिर कह रहा हूं, जो मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट की पीडीएफ दिखाई, जो मैंने इंटरनल सिक्योरिटी की पीडीएफ दिखाई, सेम ऐसे ही पॉलिटी की होगी, गवर्नेंस की होगी, आईआर की होगी, सोशल जस्टिस की होगी, इकोनॉमी होगी, इन्वायरमेंट होगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगी, एग्रीकल्चर की भी सेम ऐसे ही होगी, और डिजास्टर मैनेजमेंट इंटरनल सिक्योरिटी की आपने देखी ही ली है, राइट। और बाकी भी आपको ऐसे ही प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट थीम के साथ सारी चीजें समझाई जाएंगी, ठीक है। चलिए, मैं आपको यही बताना चाहता था, और इस बैच की सारी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, आप प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन करो। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर अभी भी आप मेंस के टारगेट फॉलो नहीं कर रहे हो, मैं आपको फ्री में टारगेट दे रहा हूं, फ्री में टॉपिक्स दिए जा रहे हैं, फ्री में पढ़ने के लिए बताया जा रहा है कैसे पढ़ना है। ज्योग्राफी के टारगेट अभी मेंस के पर्सपेक्टिव में दिए जा रहे हैं, मेंस के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको दे रहा हूं, कंप्लीट होने वाली है ज्योग्राफी, पीवाईक्यू भी मैं वहां पे आपको देता हूं। आप टॉपिक देखो, सुबह 6 बजे 7 बजे टारगेट आ जाता है, पूरा दिन आपके पास है, पूरी रात आपके पास है, 24 घंटे का समय है उस टारगेट को पूरा करने के लिए, जो कि मेंस के लिए है। और मैं पीवाईक्यू एनालिसिस में डेली आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, टारगेट किस तरीके से पूरे करने हैं। हर एक सब्जेक्ट की पीवाईक्यू एनालिसिस मैं खुद करा रहा हूं, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दी जा चुकी है, ज्वाइन अस। और प्लीज, जिनको अभी भी टारगेट के बारे में नहीं पता, पिछले कुछ वीडियोस देख लो, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्लियर। चलो, मैं इस क्लास को यहीं पे एंड करता हूं। इस बारे में मैं फिर से कह देता हूं, पीवाईक्यू इज अ गेम चेंजर। और अगर आपने पीवाईक्यू की प्रैक्टिस, अभी भी आपको दिक्कत होती ना पीवाईक्यू करने में, क्योंकि मैं दे तो फ्री में रहा हूं पीवाईक्यू, पीवाईक्यू तो ऐसा नहीं कहीं पे आपको ढूंढने पड़े, फ्री में अवेलेबल है, टेलीग्राम पे आप जाओ डाउनलोड कर लो। लेकिन और उनकी एनालिसिस भी अवेलेबल है, फ्री में एनालिसिस मैंने दे दी, टॉपिक्स माइक्रो टॉपिक्स सब दे दिया। लेकिन टेम्पलेट बेस्ड लर्निंग जब मैं कराऊंगा तो सामने बैठा के कराता हूं, यानी क्लास तो रिकॉर्डेड रहती है, लेकिन मैं क्लास में भी टाइमर ऑन करके प्रैक्टिस कराता हूं, याद कराता हूं। तो इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि वो टेम्पलेट्स मैं आपको फ्री में प्रोवाइड इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो ऐसे बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए अंडरस्टैंड करना, कुछ भी आप उससे लिंक बना लोगे। फिर जितना जरूरी है उस कॉन्टेक्स्ट में आप पीवाईक्यू बैच में आओ, बहुत मिनिमम कॉस्ट पे है, ये चीज मैं आपको जरूर इंश्योर करूंगा। अगर आप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन करना, अदरवाइज फ्री में भी मैंने सारी चीजें आपको दी हैं, टॉपिक माइक्रो टॉपिक कैसे पढ़ना है, सारी चीजें मैं आपको बताता रहता हूं और आगे भी बताऊंगा। लेकिन अगर बैच में जो आ सकते हो आना, इस लेवल पे आपकी तैयारी होगी कि मेंस की पीवाईक्यू की तैयारी बहुत डीप होगी, बहुत डीप तरीके से, ठीक है। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।